चलो जी ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोलिंग। चैप्टर बहुत छोटा सा है लेकिन हम बहुत टाइम खर्चने वाले हैं इसको, बहुत स्लो पेस पे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें पढ़ने वाला बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, अभी आप सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं एक टेबल प्रिपेयर करता हूं जो भी नए बच्चे हैं, ताकि उनको ये पता लग जाए कि मैनेजमेंट के हर फंक्शन के काम क्या क्या है। बेटा मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है जिनको हम प्यार से बोलते हैं पोस्ट डीसी। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, हमने इसकी बात कर ली है पहले। ठीक है, हम एक चैप्टर कर चुके हैं स्टाफिंग। ठीक है, आज बात करेंगे कंट्रोलिंग की। देखो मोस्टली ना बच्चों के दिमाग में ये रहता है यार सीक्वेंस से पढ़े जाएं तभी समझ में आता है, ऐसे तो समझ नहीं आता क्या हो रहा है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मिथ है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा भी ना, मैंने ये सीक्वेंस से पढ़ाया ये भी समझ में आया, मैं ये पढ़ाऊंगा, मैंने प्लानिंग भी नहीं पढ़ाया अभी, और मैं 100% बोल रहा हूं समझ ये भी आ जाएगा। ठीक है, एक ऐसा एक भी वर्ड नहीं होगा जो कंट्रोलिंग का समझ नहीं आएगा, एक भी वर्ड। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग में होता क्या है बेटा? प्लानिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करती है कि मैं पूरे साल भर क्या करूंगी। आज 1 अप्रैल 2019 है मान लो, तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करिए कि फॉर पूरे ईयर 1920 में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम क्या करेंगे। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20 तक हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, प्लानिंग का सोल पर्पस है बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेट कराना। देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सारे लेवल्स, सारे डिपार्टमेंट, सारे एम्प्लॉय अपने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ठीक है, मान लो बेटा 1819 में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सेल 10 लाख यूनिट्स थी। ठीक है, 10 लाख यूनिट हमने बनाई और बेची। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लेट्स सपोज नेस्ले। मैगी बेची उन्होंने 10 लाख यूनिट, ऑल्दो बहुत ज्यादा बेची होंगी लेकिन मैं वैसे ही बोल रहा हूं। ठीक है बाबू, इस साल हमने ऑब्जेक्टिव लिया कि हम अपनी सेल्स को 20% इंक्रीज करना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं घूम फिर के बोलूं तो 10 लाख यूनिट बनाकर बेची है, 20% बढ़ाना चाहते हैं, मतलब हम 12 लाख यूनिट बेचना चाहते हैं इस साल। हमारा ऑब्जेक्टिव है, टारगेट हमारा। ठीक है, समझ में आया? प्लानिंग क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन में? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट कराती है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, अब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे सारे लेवल, सारे डिपार्टमेंट, सारे एम्प्लॉय अपने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ठीक है जी, चलो जी बेटा अब आए हम ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है बेटा? हम ऑर्गेनाइजिंग में सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करेंगे, सारे रिसोर्सेस को, लेकिन कभी भी बात नहीं करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस की। कभी भी बात नहीं करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस की। तो और कौन से रिसोर्सेस चाहिए होंगे बेटा? 12 लाख यूनिट बनाकर बेचना आपका ऑब्जेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं आपको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए क्या? हो नहीं सकता कि हमने पिछली बार 10 लाख यूनिट बनाकर बेची है, हो सकता है हमारे पास इतनी ही मशीनरी हो कि 10 ही लाख यूनिट बन सकती थी। इस बार मुझे नई मशीनरी चाहिए हो 12 लाख यूनिट तक पहुंचने के लिए। तो बेटा अगर कोई भी रिसोर्सेस चाहिए तो वो यहीं आएंगे, लेकिन इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस की बात मत करना। ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब मेरे एम्प्लॉइज की बात नहीं करनी अभी, क्योंकि एम्प्लॉइज की सारी बात हम स्टाफिंग में करते हैं। और याद आया होगा आपको, ह्यूमन रिसोर्सेस की सारी बात हम स्टाफिंग में करते हैं। जिन्होंने पढ़ लिया चैप्टर उनको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है ना बेटा? रिक्रूटमेंट, नए स्टाफ की सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उनकी सैलरी, सारी बात हमने करी है बहुत डिटेल्ड। ठीक है, स्टाफिंग में हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस की। कहने का मतलब फिर वही है बेटा, हो सकता है इतने एम्प्लॉय तो थे लास्ट ईयर जो 10 लाख यूनिट बना पाए, पर उतने नहीं है जो 12 लाख यूनिट बना पाएंगे। तो नए एम्प्लॉइज चाहिए होंगे। वो कहां पर आएंगे बेटा? वो स्टाफिंग में आएंगे। ठीक है, अभी तक मैंने करा क्या? अगर मैं यहां तक सोचूं तो मैंने क्या किया? ऑब्जेक्टिव सेट किया, सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए। ठीक है, काम स्टार्ट अभी तक हुआ नहीं है बेटा। ऐसा बोला जाता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट विद द डायरेक्टिंग ओनली। यहां से स्टार्ट होती है एक्चुअल वर्किंग अपने ऑब्जेक्टिव के लिए कि अच्छा 12 लाख यूनिट बनानी, चलो अब काम करना स्टार्ट करो, होगी डायरेक्टिंग।
बेटा कंट्रोलिंग ये क्या चीज होती है? ये होता है बेटा मॉनिटरिंग करना किसी चीज की, फॉलो अप करना। बेटा अब आज 31 मार्च 2020 आ गई है, ठीक है, हम देखेंगे कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी निकल कर आई। हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है बाबू? एक्चुअल परफॉर्मेंस मान लो आज बिकी है 11.5 लाख यूनिट, 11.5 लाख यूनिट बिकी है। कंट्रोलिंग का काम ही क्या होता है बेटा? कंट्रोलिंग हमारे को यह बताता है एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, और कंट्रोलिंग क्या कराता है बेटा? इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कराता है विद स्टैंडर्ड्स। ये वही स्टैंडर्ड है, वही ऑब्जेक्टिव है जो प्लानिंग में सेट किए थे। ये 12 लाख यूनिट बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस आई 11.5 लाख यूनिट। मैंने कंपेयर करा, कंपैरिजन में पता लगा कि स्टैंडर्ड थे 12 लाख यूनिट, कंपेयर करा पता लगा कमी कहीं ना कहीं रही है, और कमी रही कितनी है? 50,000 यूनिट कम बिकी है। बेटा कंट्रोलिंग यही नहीं रुक जाता। देखो हम ऐसा बोलते हैं कंट्रोलिंग भी फ्यूचर में झांकने की कोशिश करता है। क्यों फ्यूचर में झांकने की कोशिश कर रहा है? बेटा फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। अगर आज कोई कमी रही है तो कल पक्का रिपीट होगी। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा? ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको, डेविएशन का कारण को एनालाइज जरूर कर लेना, डेविएशन का कारण जरूर ढूंढ लेना। बेटा कारण ढूंढने में पता लगा यहां जो रिसोर्सेज आए थे, रॉ मटेरियल आए थे, वो 50,000 थे ही खराब। हमने 12 लाख ऑर्डर कर रहे थे, 12 लाख आ गए जिसमें से 50,000 खराब थे। 11.5 लाख से हमने पूरे 11.5 लाख बनाए, लेकिन 50,000 खराब थे, वो बन ही नहीं पाए। ना बने ना बिके। अगर बेटा आज इसको रेक्टिफाई नहीं किया गया, क्या होगा? अगले साल फिर यही कहानी होगी, उससे अगले साल फिर यही कहानी होगी। सप्लायर आपके ऐसे ही चलते रहेंगे। मानते हो ना ये बात? तो बेटा आज ही करेक्टिव एक्शन ले लो इस चीज के लिए। मैं बोल रहा हूं ना, कंट्रोलिंग क्या है? फ्यूचर में झांकने की कोशिश करना। हम अपना फ्यूचर खराब नहीं कर सकते। हम आज ही बोलेंगे अपने सप्लायर को कि स्पेसिफिकेशन चेंज करो, या हमें इस पर्टिकुलर क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, या अगर आप नहीं दे सकते तो हम सप्लायर ही बदल रहे हैं अपना। ऐसे सब हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। कंट्रोलिंग खत्म नहीं हो जाता बेटा कंपैरिजन के साथ। कंट्रोलिंग के बाद भी कोई फ्यूचर है। समझ आई बात? और दूसरी बात बेटा, जब आप करेक्टिव एक्शन ले लोगे, क्या अब कुछ करना नहीं? क्या खत्म होगी कहानी? नहीं बेटा, अगेन प्लानिंग। क्यों प्लानिंग दोबारा? बेटा एक ही तो साल पूरा हुआ है, क्या अगले साल काम नहीं करना क्या? अगले साल के लिए फिर ऑब्जेक्टिव। तो बेटा ये प्रोसेस कभी खत्म होता ही नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस। चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले प्लानिंग स्टार्ट होती है, और ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने के साथ कंट्रोलिंग खत्म होती है। ये कभी खत्म नहीं हो सकते जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। बात समझ में आई? अभी हमारा मुद्दा क्या है आज का? कंट्रोलिंग। कुछ समझ आया? बेस बस, घबराओ ना। ठीक है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, इतनी बात ओके। बढ़े आगे। बेटा सबसे पहले हम कंट्रोलिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे, और प्रोसेस के लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं बेटा, प्रोसेस मतलब सीक्वेंस से लिखना है। बेटा एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज का मैटर नहीं है कि मेरे को एडवांटेज सीक्वेंस से याद नहीं थी, चलो मैं पेपर में उल्टा सीधा लिखाया, कोई टेंशन। एडवांटेज और डिसएडवांटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोसेस से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बेटा प्रोसेस का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस। ठीक है, मैं हमेशा एग्जांपल देकर बताता हूं। मैगी बनाने का एक प्रोसेस है, ठीक है ना? अगर आप ये सोचो कि हाँ स्टेप कहीं भी उल्टे सीधे लिख सकते हैं, तो बेटा उसका लास्ट स्टेप है सर्व द मैगी। सबसे पहले वही पढ़ लेना, कर दो सर्व द मैगी। कर सकते हैं हम प्रोसेस में गड़बड़? नहीं कर सकते, कभी ना कर देना। इसलिए समझ आई बात क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, अब बेटा हम कंट्रोलिंग का प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। कंट्रोलिंग के प्रोसेस में हम लगाएंगे 15 से 20 मिनट। सबसे ज्यादा टाइम इसी टॉपिक पे लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेकंड वन है बेटा, मैं 3 हेडिंग के नाम लिख रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे 3 में बड़ा कंपैरिजन कराना है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एंड थर्ड वन इज कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड। कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद
प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। लो जी, इन तीनों बातों को बहुत आराम से समझने की कोशिश करो। पहले इसकी बात, बाबू ऑल्दो इसमें लिखा हुआ है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि घूम फिर के इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मतलब घूम फिर के इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव सेट करना। यार ऑब्जेक्टिव कब से कंट्रोलिंग में सेट होने लगा? ऑब्जेक्टिव तो प्लानिंग में ही सेट होता है बेटा। ऑल्दो बता देता हूं, कंट्रोलिंग हमेशा यहां से स्टार्ट होती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस से। लेकिन बेटा कंट्रोलिंग में मुझे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना होता है, इसलिए वो कंट्रोलिंग के प्रोसेस में जरूर बताता है कि स्टैंडर्ड कभी सेट हो रखे हैं। समझ आई बात? पर्पस क्या है बताने का, कि स्टैंडर्ड कभी सेट हो रखे हैं, तभी तो कंपेयर करो। क्या अगर आप ये बोल देते एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर हो गई, अच्छा एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर दो विद स्टैंडर्ड, आज से आधे से ज्यादा दुनिया कंफ्यूज हो जाती। स्टैंडर्ड कहां थे? तो बेटा उसने पहले ही क्लियर कर दिया, स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं तो है। कब सेट होते हैं? प्लानिंग स्टेज पे सेट होते हैं, ठीक है ना। सेटिंग अच्छा स्टैंडर्ड की क्या जरूरत है? स्टैंडर्ड क्या चीज है बेटा? स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। स्टैंडर्ड ही तो वो क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर होने वाली है। बेटा एक बात बताओ, आज आपके लिए हम स्टैंडर्ड सेट ना करते, परेशानी बताऊं क्या आती? देखो समझो, मैंने किसी एम्प्लॉय के लिए स्टैंडर्ड सेट नहीं किया, ठीक है। एम्प्लॉय आया, एक दिन 30 यूनिट बनाकर घर चला गया, ठीक है। दूसरे दिन आया 25 यूनिट बनाकर घर चला गया, तीसरे दिन आया 30 यूनिट फिर बनाकर घर चला गया, अगले दिन आया 27 यूनिट बनाकर घर चला गया। मेरे को कैसे पता लगेगा कौन सी सफिशिएंट है, कौन सी इनसफिशिएंट है? हाउ डू आई नो? बेटा ये जानने के लिए कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी करेक्ट पाथ पर है भी कि नहीं, वी नीड स्टैंडर्ड्स। अगर यही मैं बोल दूं स्टैंडर्ड होता 30 यूनिट का, तो आपको समझ में आता बेटा 2 दिन तो इसने ठीक काम करा, 2 दिन खराब काम करके गया, समझ आता ना। और अगर स्टैंडर्ड नहीं है, कोई बता सकता है ठीक किया या खराब? कोई नहीं बता सकता। वी नीड स्टैंडर्ड्स, समझ आई बात? स्टैंडर्ड की जरूरत क्या है? स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। स्टैंडर्ड क्या है बेटा? लाइट हाउस की तरह, दैट वार्न एंड गाइड द शिप इन द नाइट। बेटा वो लाइट हाउस है जो आपको रास्ता दिखाता है कि किस ट्रैक पे जाना है आपने। शिप को रास्ते में कुछ नजर नहीं आ रहा रात को, वो लाइट हाउस के बराबर है बेटा स्टैंडर्ड। अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड ना हो ना, तो सब अलग अलग काम कर रहे होंगे, किसी को ये नहीं पता होगा क्या करना है भाई बता दो। मैं आपसे ही कहता हूं बेटा, आज आपने लिए अपने लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं लिया, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम हो गए, रिजल्ट आया आपका 85%, कैसे पता लगेगा सफिशिएंट है क्या इनसफिशिएंट? कैसे पता लगेगा सफिशिएंट है क्या इनसफिशिएंट? और यही स्टैंडर्ड सेट किया होता 90% का, तो पता लगता है यार 5% की कहीं कमी रह गई है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड की जरूरत ये है बेटा, समझ आई बात? ठीक है। देन बेटा सेकंड हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। बेटा अब कहता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना स्टार्ट करो। और बेटा बता देता हूं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के 2 रास्ते हैं। एक का नाम है पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक का नाम है सैंपल चेकिंग। मैं बहुत डिटेल्ड बताता हूं ये बातें, ठीक है। एक का नाम है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, एक का नाम है सैंपल चेकिंग। सैंपल चेकिंग। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव किसी भी फील्ड में हो सकता है कि नहीं? जरूरी है सेल बढ़ाने के लिए हो, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं हो सकता, वेस्टेज कम करने के लिए नहीं हो सकता। हो सकता है ऑब्जेक्टिव तो किसी भी फील्ड में हो सकता है, कोई कंपलसरी थोड़ी है सेल ही बढ़ानी है। मान लो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड सेट किया कि मेरे को पिछले साल हमारी वेस्टेज 5% थी, इस बार मुझे वेस्टेज 4% करनी है। अच्छा आपको पता है वेस्टेज कुछ ना कुछ जरूर होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। या तो एम्प्लॉय की वजह से हो जाती है, एम्प्लॉय ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा, या बेटा रॉ मटेरियल आपने ढंग से स्टोर नहीं किया तब एरर हो सकती है, मिस हैंडलिंग हो सकती है, और बहुत कारण हो सकते हैं। वेस्टेज तो पक्का होगी। आप बेटा बाजार से कपड़ा खरीद के लाते हो, शर्ट सूट पैंट सिलवाते हो, वेस्टेज नहीं होती। आज प्लाईवुड मंगा लें बेटा और सोचे फर्नीचर बनाना, कोई वेस्टेज नहीं होगी क्या? होगी, 100% है, होगी। हर ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज होती है, 100% तो धरती पे कोई चीज है ही नहीं, ठीक है ना। तो बेटा अब एक बात को समझ कर चलो, मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले साल वेस्टेज 5% थी, इस बार आप चाहते हो वेस्टेज को रिड्यूस करना, आप चाहते हो मेरी वेस्टेज 4% हो जाए, बस इससे ज्यादा ना हो।
बेटा 1% में पता है अगर ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है कितने करोड़ रुपए बचेंगे? रिलायंस में सोचकर देखो कितनी यूनिट बनती है, कितनी यूनिट, 5% वेस्टेज है। 1% भी कम करेगा ना, कई हजार करोड़ बैठेंगे। 1% भी कम करेगा तो समझ में आ रही है? 1% की इंपॉर्टेंस बहुत होती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो बाबू उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिया कि मेरे को क्या करना है, अपनी वेस्टेजेस को 5% से 4% तक लाना है। ऑब्जेक्टिव ले लिया। एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए क्या करें? अब मेरी बात सुनो बेटा, आप प्रोडक्ट खरीदते हो, कभी पीछे देखा बैच नंबर, लॉट साइज ऐसे लिखा होता है ना, बैच नंबर इस बैच नंबर में बना, ठीक है। मैं बोलता हूं 5 अप्रैल को फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ, बनना स्टार्ट हुआ प्रोडक्शन, ठीक है। एक टाइम पर 1 लाख प्रोडक्ट बनते हैं जो कि 10 मिनट में बन जाते हैं। फिर अगले 10 मिनट के बाद 1 लाख, 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 और ऐसा पूरा दिन चलता है और ऐसे पूरे साल चलता है। आपको यह तो समझ में आ रहा होगा कि कई लाख प्रोडक्ट बन जाएंगे, कई करोड़ प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या चेक करना है, वेस्टेज कम हो रही है कि नहीं, ठीक है। अब बेटा एक लॉट साइज में 1 लाख प्रोडक्ट बने, इंस्पेक्टर का काम होता है तो इंस्पेक्ट द फिनिश गुड्स, चेक करो कि सही हो रहा है कि नहीं प्रोडक्शन। लेकिन एक बात बताना, क्या यह प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि हर 10 मिनट बाद 1 लाख यूनिट को चेक किया जा सके? बस ये सोचकर बता दो आज प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। वी कैन चेक 50 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, मैक्सिमम 500 यूनिट, दैट्स इट। इससे ज्यादा का वजूद नहीं हमारा, ठीक है ना। तो बेटा ये जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं सैंपल चेकिंग। इन्होंने कहा हर लाख में से मैं 100 चेक करूंगा और जो रिजल्ट आएगा मान लेंगे कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वही रिजल्ट चल रहा है हर प्रोडक्शन के बैच में, ठीक है। इसने 100 यूनिट चेक करी, पता लगा उसमें से 4 वेस्ट हैं। अच्छा ठीक है, अगले 10 मिनट के बाद फिर बन गई 1 लाख यूनिट, फिर चेक करने बैठ गया, 100 यूनिट ढंग से चेक करी, अच्छा इस बार 3 वेस्ट है। अगली बार फिर चेक करा, देखा इस बार 5 वेस्ट है, ठीक है। पूरे दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन बेटा एवरेज बाद में 4 की आई। बेटा 4-5 दिन 100 दिन ऐसे ही चेक करता रहा, एवरेज हर बार 4 किया, तो बेटा हाँ हम बोल सकते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस इस बार 4% आ चुकी है। क्या टेक्निक इस्तेमाल करी आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की? इसी को तो बोलते हैं सैंपल चेकिंग। समझ आई बात? क्लियर हो इस बात को लेकर? पक्का? एक और एग्जांपल दे दूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट को ना ऑडिट करने होते हैं बैंक्स के, ठीक है। अप्रैल में स्टार्ट होते हैं ऑडिट और कुछ 10 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसे टाइम मिलता है हमारे को ऑडिट करने होते हैं, ठीक है। बैंक जो काम पूरे साल भर में करता है, जो वहां पर 10 एम्प्लॉइज मिलकर करते हैं, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को 10 दिन में चेक करना होता है, मान लो, ठीक है। वहां बेटा बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर अकाउंट चेक हो सकता है, हर ट्रांजैक्शन, कितनी चेकबुक इशू हुई, कितने एटीएम कार्ड, सारी ट्रांजैक्शन चेक करो, हर डिपॉजिट, हर सिंगल डिपॉजिट चेक करो, हर विड्रॉल चेक करो 10 दिन में। हो सकता है? आप जानते हो नहीं हो सकता, मैं भी जानता हूं। तो हम चेक करने जाते हैं। बेटा हम भी क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। मैं खुद सैंपल लेता हूं। देखो मान लो ब्रांच बहुत बड़ी है, तो मैंने क्या करा, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन देख ली, और मान लो मेरी नजर में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है 5 लाख। मैंने कहा जितने भी 5 लाख से ज्यादा के डिपॉजिट है एक बार में, उनको तो मैं 100% चेक करने वाला हूं। और जितने भी मीडियम, मतलब जो हाई वैल्यू नहीं है, रिस्क नहीं है, जिसमें मीडियम वैल्यूज है, मेरी नजर में मीडियम वैल्यू है 1 लाख से 5 लाख, इनको मैं 25% ट्रांजैक्शन को चेक करूंगा, बस 25% ट्रांजैक्शन को चेक करूंगा, सारी नहीं हो सकती। और जो 1 लाख से बिलो हैं वो मैं सिर्फ 10% ट्रांजैक्शन चेक करूंगा, सारी नहीं कर सकता। बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मुझे भी पता है मैं चेकिंग पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं सैंपलिंग ही तो कर रहा हूं। समझ आई बात? मेरा ख्याल है मैं सैंपलिंग पे क्लियर होऊंगा। एक और तरीका है बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने का, नोन एज पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ये क्या चीज होती है बेटा? प्रोडक्शन को काउंट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन। देखो एक बात को समझने की कोशिश करो, 1 लाख यूनिट बनकर तैयार हो गई,
ठीक है, उसमें से कुछ वेस्टेज निकल गई, उसके बाद गोडाउन में हमने स्टोर करानी शुरू करी। ठीक है, एक बार रीकाउंटिंग के लिए हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो हमारा गोडाउन पूरे तरीके से पैक कर दिया गया, भर दिया गया, ठीक है, उसके बाद हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, अच्छा काउंट करके देखते हैं कितनी है, पर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं बेटा। 1 2 आप सोचो ऐसे काउंट करोगे 1 लाख यूनिट को, क्या क्राइटेरिया रह सकता है बेटा? गोडाउन मान लो थोड़ा छोटा सा है, ठीक है, उसमें आपने क्या करा, एक रॉ बनाई है, ठीक है, आपने रॉ में काउंटिंग करी कि कितने प्रोडक्ट आए, आपने गिना 1 2 ऐसे करके 10 प्रोडक्ट आए। नंबर ऑफ रॉस कितनी है? नंबर ऑफ रॉस भी 1000 है, 10,000, या गिने 1 2 3 ऐसे गिने 10,000। तो बेटा ये आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है मेजर करने के लिए। ठीक है जी, बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड हेडिंग इज कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। अब बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके सामने है, स्टैंडर्ड आपके सामने है, इन दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट करो। लेकिन मैं एक बात बोल देता हूं बेटा, अब मैंने को ना यहां पर 2 बातें बोलनी, ठीक है, दोनों बातों का आराम से समझना बेटा। कंपैरिजन बहुत आसान हो जाएगा अगर आपके स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव टर्म्स में होंगे। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, कंपैरिजन बहुत आसान हो जाएगा अगर आपके स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव होंगे। क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल फिगर में डिफाइन होंगे, क्वालिटेटिव नहीं होने चाहिए। देखो एक बात बोल देता हूं, कंट्रोलिंग की लिमिटेशन में भी थोड़ी देर बाद मेरे से पढ़ने वाले हो आप। बेटा कंट्रोलिंग हर उस जगह फेल हो जाती है जहां स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव होते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूं, मान लो एग्जांपल के तौर पर मैंने स्टैंडर्ड सेट किया, यार एम्प्लॉय ना बहुत डिप्रेस रहते हैं, मेरे को ना एम्प्लॉय का मोरल बढ़ाना है, ठीक है, मोरल क्वांटिटी में सेट हो सकता है ऑब्जेक्टिव? कितना मोरल बढ़ाओगे? 2 किलो, 500 लीटर बढ़ा लो, चलो क्वांटिटी में ऑब्जेक्टिव सेट हो नहीं सकता, चलो ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, सर कैसे करोगे उसको मेजर? कोई क्राइटेरिया नहीं है। कंपेयर करो, कमियां ढूंढो, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कंट्रोलिंग फेल। जिस भी जगह क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेट होते हैं कंट्रोलिंग वर्क नहीं कर पाती ढंग से। इसलिए बोल रहा हूं बेटा कंपैरिजन बहुत आसान होगा अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव टर्म्स में होंगे, पहली बात। दूसरी बात, कंपैरिजन का सिर्फ एक पर्पस है, टू रिवील द डेविएशन, कमियां ढूंढना। बेटा मेरी नजर में ना डेविएशन एक नेगेटिव वर्ड है, पर एनसीईआरटी ऐसा नहीं बोलती, ये बोलती है डेविएशन 3 तरीके के होते हैं। अब ये बात आराम से समझना, डेविएशन वो बोल रहा है 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा तरीका है बेटा? डेविएशन में बी पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन में बी जीरो डेविएशन एंड डेविएशन में बी नेगेटिव डेविएशन। वैसे डेविएशन वर्ड अपने आप में नेगेटिव नहीं लगता, लगता नहीं, डेविएशन का खुद का मतलब कमी है, पर ये कहते हैं ऐसे नहीं होता, डेविएशन कोई नेगेटिव वर्ड नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, बता दो क्या होता है। कहता है 3 तरीके का डेविएशन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो कब होता है? 12 लाख का स्टैंडर्ड है और बेटा 12 लाख ही यूनिट बना दी, तो डेविएशन क्या हो गया? जीरो, कोई कमी नहीं है। बेटा 12 लाख का स्टैंडर्ड था, बनी 11.5 लाख यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड इज मोर देन द एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो बेटा नेगेटिव डेविएशन, ये है कमी। और बेटा स्टैंडर्ड था 12 लाख का, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस पहली बार स्टैंडर्ड से भी ज्यादा चलेगी, 13 लाख ही यूनिट बना दिया आपने, एम्प्लॉइज ने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन परफॉर्म कर दिया, मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशन के भी बाहर चले गए वो। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांस, पता ही है आपको, पॉजिटिव डेविएशन आना तो मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में 15-15 साल नहीं आता होगा पॉजिटिव डेविएशन, हमेशा या तो ये या तो ये, वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये, क्योंकि वो अपने लिए स्टैंडर्ड ही बहुत हाई सेट करते हैं। ठीक है, क्या मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी तक क्लियर हूं? मुझे 3 बातें समझ आ गई हैं, पक्की बात? ठीक है, स्टैंडर्ड सेट हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, जो हम 2 टेक्निक से मेजर करते हैं, सैंपल चेकिंग एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद हमने कंपेयर करा एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, और कमियां ढूंढना स्टार्ट। मान लो हमारा नेगेटिव डेविएशन है, 50,000 यूनिट की कमी आई,
बेटा अब फोर्थ स्टेप बोलता है एनालाइज करो डेविएशन को, एनालाइजिंग डेविएशन। और एनालाइज करने की बेटा दो टेक्निक है। अब दोनों टेक्निक पे मेरी नजर है और इसको मैं बहुत रिलैक्स मोड में बहुत आराम से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अगर बेटा ये प्रोसेस समझ में आ गया ना, बाकी टॉपिक में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। बाकी सारे टॉपिक एक तरफ, प्रोसेस एक तरफ, इसलिए सबसे ज्यादा टाइम यहां लगा रहा हूं, ठीक है। बस 1 घंटे के अंदर अंदर बैच खत्म है बाबू। फोर्थ स्टेप इज एनालाइजिंग डेविएशन, ठीक है। और बेटा अच्छा एक बात बताओ, क्या डेविएशन हर चीज में आना जरूरी है कि नहीं? कमी आएगी कि नहीं आएगी? बेटा देखो धरती पे ना 100% तो कोई चीज होती नहीं है। इट इज पॉसिबल दैट इन ईच फील्ड देयर विल बी सम डेविएशन। धरती पे 100% तो कोई चीज नहीं होती, ये तो भूल जाओ आप, कुछ ना कुछ कमी पक्का रह जाएगी। तो बेटा अब हमने डेविएशन को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो डेविएशन इंपॉर्टेंट एरिया में है उसको पहले पहले देख लेना, जो इनसिग्निफिकेंट एरिया में है उसको बाद में देख लेंगे यार, ठीक है। डेविएशन को एनालाइज करने की दो टेक्निक हैं, एक का नाम है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल भी बोलते हैं, सीपीसी बोलता हूं प्यार से मैं इसको, सीपीसी, ठीक है। और एक का नाम है बेटा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसे बोलते हैं बेटा एमबीई प्यार से, ठीक है जी। सबसे पहले इसकी बात, ये क्या कहता है बेटा, ये क्या कहता है, कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी ना 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। एक को बोलते हैं KRAs, शॉर्टकट में पूरा नाम की रिजल्ट एरियाज, की रिजल्ट एरियाज, और दूसरे क्या हो सकती है, नॉन KRAs, ठीक है। देखो बेटा, since it is neither easy nor economical to check each and every activity in the organization, the control should focus on KRAs only। ना तो आसान है और ना ही सस्ता पड़ेगा अगर आप सोचो हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर लो, हर चीज को कंट्रोल कर लो, नहीं कर सकते बेटा। वो क्या कह रहा है, कंट्रोलिंग सिर्फ इस पे भी फोकस कर लेगी ना तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने करेक्ट पाथ पर रहेगी जहां उसको रहना चाहिए, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक एग्जांपल देकर क्लियर कर देता हूं बेटा। एक बात समझो, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके मैं आपको बोलूं, देखो बहुत सारे खर्चे होते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे को ना वो खर्चे बता दो जो इंपॉर्टेंट खर्चे हैं जिनको मैं KRA बोल पाऊं। सबसे ज्यादा खर्चे कौन से होते होंगे, रॉ मटेरियल, सबसे पहला खर्चा भाई, रॉ मटेरियल बहुत करोड़ों का आता होगा करोड़ों का, पक्की बात है, मानते हो बेटा। मशीनरी का खर्चा होता होगा, वेजेस एंड सैलरी, यार एम्प्लॉइज बहुत सारे होते हैं, 10-10 हज़ार भी होते हैं, कई बार लाख भी होते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, लाख एम्प्लॉय, 10-10 हज़ार भी एवरेज में सैलरी, तो सोचो कहां जा रहा होगा, कई करोड़ खर्चा है। बिजली जो मशीनरी चलाएगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, या बोल लो पेट्रोल डीजल, मान के चलते हो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में सारे खर्चे KRA हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत करोड़ों में, और ये बाकी सारे बचे हुए खर्चे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऑडिट चार्जेस, वेज, वो बोल सकते हो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, और बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, लेट्स सपोज की, और रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, और पता नहीं कितने हो सकते हैं, ये सब नॉन KRA है बेटा। ये टेक्निक कहती क्या है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, कहती है इट इज नीदर इजी nor economical to check each and every activity in the organization. The control should focus on KRA. आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये एरिया होना चाहिए। बाबू देखो एक सिंपल सी बात है, मैं बोलता हूं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वेजेस 10,000 करोड़ है, ठीक है, 10,000 करोड़ की वेजेस है, ठीक है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पिछले साल जो हमने इस्तेमाल करी है वो 10 लाख रुपए की है, ठीक है। प्रिंटर के पेपर वगैरह आते हैं, पेन्स आते हैं और कार्ट्रिज आती हैं, ये सब मिला मिलू के 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, देखो
कहता है अगर वेजेस एंड सैलरी में 7% कॉस्ट बढ़ जाए और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 18% कॉस्ट बढ़ जाए, मैं किसको कंट्रोल करूं, वेजेस एंड सैलरी को या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को? नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। चलो जी बेटा, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी बता देता हूं। कभी टेक्निक नहीं बड़ी होती, दिमाग में आता है अच्छा 18%, अच्छा 7%, अच्छा इसको कंट्रोल कर लेते हैं। बेटा कभी दिमाग लगाकर सोचा है कितना नुकसान होगा इसको कंट्रोल ना करने से? 10,000 करोड़ की हैं, 7% बढ़ने का मतलब 700 करोड़ रुपए बढ़ गए एक साल में, जो आपको कॉस्ट बढ़ गई। ये क्या बढ़ा? 18%, 1,80,000। अरे ये तो 100% भी बढ़ जाए, 10 लाख ही तो बढ़ जाएगा, 100% भी बढ़ गया तो क्या आफत आ गई इसको कंट्रोल करने की? द कंट्रोल शुड फोकस ऑन KRA। एग्जाम्पल पता है क्या? एन इंक्रीज इन द 7% लेबर कॉस्ट is more troublesome than an increase in the 18% printing and stationery expenditure. समझ आई बात? बेटा ये 500% भी बढ़ गया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 50 लाख ही तो बढ़ जाएगा, 700 करोड़। इसको कोशिश करो कंट्रोल करने की। अगर इसको कंट्रोल नहीं करोगे ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी बेटा, सब कुछ नाश हो जाएगा। समझ आई बात? पक्की बात समझ आई? अब इधर आ जाओ, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये बात पक्का समझ में आई है ना? KRA क्या होता है, नॉन KRA क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, सिग्निफिकेंट एरिया, इनको पहले कंट्रोल करना है, इनसिग्निफिकेंट को इग्नोर मारो। लेकिन मैं एक बात बोल देता हूं बेटा, जब मैं बोलता हूं ना इनको इग्नोर मारो, सिर्फ इनको कंट्रोल करो, तो मेरा मतलब पता है क्या होता है? इनको कंट्रोल करेगा टॉप लेवल। मैं बोलता हूं ना इनको कंट्रोल मत करो, मैं बोलूंगा जरूर ऐसा, लेकिन आपके कान में आवाज जानी चाहिए कि इनको कंट्रोल करेगा मिडिल लेवल, लोअर लेवल। मैं हमेशा ऐसा बोलूंगा कि इनको कंट्रोल करना, इनको नहीं करना, लेकिन आपके कान में आवाज क्या जाएगी? मिडिल लेवल, लोअर लेवल, आपसे कंट्रोल कराएंगे इसको। देखो पता है क्यों कंट्रोल कराने? देखो एक बात समझो बाबू, अगर आज मिडिल लेवल से, लोअर लेवल से या और छोटे लेवल से अगर हम इनको कंट्रोल कराते हैं तो बेटा कहीं ना कहीं वो अपना दिमाग चलाएंगे। एक बार चलाएंगे, 2 बार चलाएंगे, 10 बार चलाएंगे, कहीं ना कहीं मेंटल स्किल्स डेवलप करेंगे। बेटा आज अगर छोटी प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे तभी तो कल प्रमोशन होगा, तभी तो कल बड़ी प्रॉब्लम हैंडल करनी आएगी। अगर कभी छोटी हैंडल नहीं करनी आएगी तो बड़ी भी नहीं आएगी। सीधी सी बात है। अगर इसका कभी यूज नहीं करोगे तो कुछ टाइम के बाद दिमाग में आइडियाज आने ही बंद हो जाएंगे भाई। ये क्रिएटिव माइंड है, ये मेंटल एप्लीकेशन जब तक चलती रहती है तब तक चलता रहता है। ये जिस दिन इसका इस्तेमाल करना बंद कर दोगे ना, दूसरों की सुनना शुरू कर दोगे, कुछ आएगा नहीं दिमाग में। तो बेटा जब भी मैं बोलूं इसको कंट्रोल नहीं करना, ऑर्गेनाइजेशन इसको हमेशा कंट्रोल कराती है मिडिल लेवल, लोअर लेवल से। समझ आई बात? मिडिल लेवल, लोअर लेवल आज इनको हैंडल करेंगे, रूटीन प्रॉब्लम को, तभी तो कल स्ट्रैटेजिक प्लान तक पहुंचेंगे। छोटी बात ही नहीं हैंडल करोगे तो बड़ी तो कभी आएगी नहीं ना। समझ आई बात? इस बात पे क्लियर है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पर आए पक्का? मैं हल्का सा रब कर रहा हूं बेटा और बहुत जल्दी जल्दी से ही वापस आ रहा हूं। मैं इसको रब कर रहा हूं बस आपको याद रहने के लिए। मैं KRA और नॉन KRA लिखा रहने दे रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है? ताकि आप याद रख पाओ, क्योंकि मुझे कंपेयर कराना है इन दोनों को, बिना कंपैरिजन के समझ नहीं आ सकता, ठीक है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है बात सिर्फ KRA की करता है। ये सबसे बड़ी बात, तो ये बात ही किसकी करता है? KRA की। लेकिन ये बोलता है KRA में भी ना 2 चीजें होती हैं। एक वो डेविएशन होते हैं जो हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट में ही आते हैं, और एक वो डेविएशन होते हैं जो हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट के बियॉन्ड चले जाते हैं, ठीक है? आपको कंट्रोल सिर्फ इनको करना है। जब मैं बोलता हूं आपको कंट्रोल सिर्फ इसको करना है तो मेरा मतलब क्या होता है? टॉप लेवल। और मैं बोलूं इसको कंट्रोल नहीं करना, मतलब कौन कंट्रोल करेगा? मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। बात बोलता हूं आपको, समझने की कोशिश करना। बेटा देखो 10,000 करोड़ की वेजेस बांट रहे थे, 7% बढ़ रहा था मेरे इस एग्जांपल में, ठीक है? क्या ऐसा हो सकता है लेबर कॉस्ट बढ़े ही ना? ऐसा हो सकता है?
कि एम्प्लॉय कहता है नहीं मुझे को तो प्रमोशन चाहिए नहीं, कोई इंक्रीमेंट दो मत दो, 10 साल तक हम ऐसे ही इसी सैलरी में गुजारा कर लेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं, हर एम्प्लॉय को चाहिए 1 साल बाद यार कुछ तो बढ़ा दो, कुछ तो इंक्रीमेंट दे दो, हर एक को चाहिए ना इंक्रीमेंट, ठीक है, सबको बोनस चाहिए। तो बेटा ये तो मान लो कि लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, जिंदगी में इन्फ्लेशन नाम की भी कोई चीज आती है भाई, महंगाई बढ़ रही है तो हमारे को सैलरी ज्यादा चाहिए, बोलेंगे ना, पक्का है, पक्का है। बाबू देखो अब मेरे को ये तो समझ में आ गया कि वेजेस कुछ तो बढ़ेंगी, ऐसा तो नहीं सकता बिल्कुल ना बढ़े, ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूं बेटा, अपनी एक एक्सेप्टेबल लिमिट तय कर लेता हूं कि हां कहां तक बढ़ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं टॉप लेवल हूं, मैंने कहा कहां तक वेजेस बढ़ी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैंने कहा दिया मान लो मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट है 4%, 10,000 करोड़ की पिछली बार वेजेस दिया, अगर अगली बार 10,400 करोड़ तक भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसके बाद गई तो मैं कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा, यानी कि बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट, ये बर्दाश्त करने की ताकत के बाद चली गई। बात समझ आई कि नहीं आई, बस ये बताओ, समझ आई? और बात किसकी करनी है, सिर्फ केआरए की, नॉन केआरए की तो बात ही नहीं करता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, सबसे बड़ी खासियत इसकी, हर केआरए में एक एक्सेप्टेबल लिमिट तय करो, जब भी कोई डेविएशन एक्सेप्टेबल लिमिट के बियॉन्ड जाएगा तो टॉप लेवल कंट्रोल करेगा, अदरवाइज इसको एंटरटेन करने की जिम्मेदारी मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल को दी गई है, ठीक है जी। एक बात बोलता हूं आपको, थोड़ा क्लियर होंगी टेक्निक और ज्यादा तरीके से। यहां पर ना एक लाइन आती है, पहले तो वो समझो, एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। बेटा जिंदगी में हर चीज सोचोगे ना कंट्रोल कर लूं, एक एक रुपए का एक्सपेंस कंट्रोल कर लो, कुछ भी नहीं होगा कंट्रोल, शर्त लगा के लिख लो, आप कंट्रोल उनको करो बेटा जो मेजर खर्चे हैं आपके, और उसमें भी एक एक्सेप्टेबल लिमिट होनी चाहिए। इस दोनों टेक्निक को समझाने के लिए एक बात बोलता हूं मैं, कसाब का नाम सुना है? मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड सुना था कभी ना? ओबराय होटल, ताज होटल पर अटैक हुआ था मुंबई में, याद है बहुत साल पहले, तो वो मास्टरमाइंड था, प्लान उसने ही फ्रेम करे थे, ठीक है। तो जब शायद जहां तक मेरी समझ कहती है, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार करा, तो ऐसे होता है लॉ में एक प्रोसीजर है कि उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल होनी थी, मतलब बताना था कौन कौन से क्राइम करा, किसने क्या किया। तो बेटा कुछ 1000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई जज के सामने, 1000 पन्नों की। जज को बहुत गुस्सा है, ये क्या, तुम उसका नाम बता रहे हो मेरे को, कहां पैदा हुआ ये बता रहे हो, कहां रहता है ये बता रहे हो, मैंने क्या करना है इस बात का? मेरे को सीधे सीधे टर्म्स में इन दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करके, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का इस्तेमाल करके ये बताओ क्राइम क्या किसने 10 पेज के अंदर अंदर। हम कोई इसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने नहीं बैठे हैं सर, इंपॉर्टेंट बात बताओ ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात, वही तो ये दोनों टेक्निक कह रही है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को कंट्रोल करो। इनसिग्निफिकेंट एरियाज, तो ये दोनों इनसिग्निफिकेंट एरिया, इन्हें कंट्रोल नहीं करना हमने। और जब भी मैं कह रहा हूं कंट्रोल नहीं करना, आप समझदार हो मेरा मतलब क्या है, कंट्रोल कौन करेगा, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब पेपर में आता है, अगर ये ना आया, पहली बात तो इन दोनों में से कोई ना कोई टॉपिक पक्का है, अगर ये ना आया तो बोलता है एडवांटेज क्या है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल की और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की, क्या फायदा होता है इनसे, आप ही बताओ क्या फायदा होता है, कुछ तो गैस करो क्या फायदा होगा। बेटा मैं बोल सकता हूं कि टॉप लेवल का दिमाग वहीं यूटिलाइज हो रहा है जहां होना चाहिए था, ये टॉप लेवल का टाइम भी बहुत सेव करके देगा और कॉस्ट भी बहुत सेव करके देगा, पहले ये बताओ नहीं करके देगा? बेटा अगर आप टॉप लेवल को नहीं देख लो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ना 18% बढ़ गया, वो भी कंट्रोल कर लो। रिफ्रेशमेंट, पिछले साल चाय पानी पिलाई थी 1 लाख की, इस बार ना 1.5 लाख हो गया, चाय पानी का खर्चा कंट्रोल करो। सर आप समझदार हो, एक एक एम्प्लॉय कई कई करोड़ ले जाता है, एक टॉप लेवल का एम्प्लॉय। सुंदर पिचाई का नाम सुना है, गूगल CEO, सैलरी पता कितनी है, 320 करोड़ रुपए पर एनम, लगभग एवरेज में रोज का 1 करोड़। आप उसको कहोगे सर नहीं वेजेज, वो 50,000 रुपए का एक्सपेंस कंट्रोल करना, मान लो उसने एक दिन लगाकर अपना दिमाग लगाया, आपने उसको पे करा 1 करोड़, कंट्रोल हुए 50,000, क्या आप ऐसा चाहोगे उससे कंट्रोल कराना? समझदार हो आप।
तो बेटा टॉप लेवल का टाइम भी सेव होगा, अगर वो KRA को कंट्रोल करेंगे कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बचेगी। ठीक है। दूसरी बात बेटा, ये दोनों टेक्निक आपको ये बता देती है कि सिग्निफिकेंट एरिया कौन से हैं, किनको जल्दी कंट्रोल करना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट पाथ पर रहे। ये दोनों टेक्निक यही तो बता रही है कौन सी चीज सिग्निफिकेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को कंट्रोल करो बहुत जल्दी से ताकि आप करेक्ट पाथ पर रहो। ठीक है। तीसरी मेरिट बेटा, जब इन दोनों जब ये चीजें जो नॉन सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट एरियाज है, जब वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल को कंट्रोल करने को मिलता है तो कहीं ना कहीं उनको लगता है यार हमें टॉप लेवल की अथॉरिटी शेयर करने को मिली, कहीं ना कहीं उनका मोरल बढ़ जाता है। अच्छा, ये हमें भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझते हैं, हमसे भी डिसीजन मेकिंग कराई जा रही है, तो बेटा कहीं ना कहीं उनका मोरल बहुत बढ़ जाता है। ठीक है ना। देखो मेंटल स्किल्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन बेटा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनको लगता है यार ऑर्गेनाइजेशन का हमें भी पार्ट समझा जा रहा है, तभी तो हमारे से डिसीजन मेकिंग कराई जा रही है। बात समझ आई। और बेटा टॉप लेवल की अथॉरिटी शेयर करने को मिल रही है, हमेशा डिसीजन टॉप लेवल लेता है, लेकिन अगर कोई डिसीजन आपसे करवाया जा रहा है तो बेटा कहीं ना कहीं आप उसकी अथॉरिटी को शेयर कर रहे हो। समझ आई तीनों बातें, पक्की बात। एंड लास्ट वन इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बेटा 4 हेडिंग कर ली हमने एनालाइजिंग डेविएशन तक, एक लास्ट हेडिंग बची है कंट्रोलिंग प्रोसेस में जिसका नाम है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। लो इसको भी समझने की कोशिश करो, और इसके बाद बेटा जंग बहुत आसान होगी हमारी, कंट्रोलिंग बहुत जल्दी से खत्म होगा। ठीक है। वैसे 40 मिनट तो हो चुके होंगे, ठीक है, लेकिन वही बात है बाबू, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं जल्दी करूंगा आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इससे पिछली आपने हेडिंग पढ़ लिया है बेटा, अगर कोई डेविएशन इनसिग्निफिकेंट एरिया में है, इनसिग्निफिकेंट एरिया मतलब जो इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है, तो उसके खिलाफ तो हमने कोई एक्शन लेना ही नहीं। ठीक है। लेकिन अगर कोई डेविएशन सिग्निफिकेंट एरिया में आया है तो हमने एक्शन लेना है। सिग्निफिकेंट एरियाज में जो आया है हमने उसके खिलाफ एक्शन लेना है, क्योंकि हम नहीं चाहते ये फ्यूचर में कभी रिपीट हो। मैंने आपके नोट्स में कुछ डेविएशन मेंशन करे हैं, आप बताना उनका करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है। अभी नोट्स नहीं देखोगे तो बाद में देखना घर में, मैं बताता हूं पहले डेविएशन। बेटा पेपर में आपको बता देता है कि डेविएशन, और आप बताओ उनके करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है। करेक्टिव एक्शन लो मैं बताता हूं कारण। बेटा 11.5 लाख यूनिट बिकी हैं, बिकनी चाहिए थी 12 लाख, कारण था डिफेक्टिव मशीनरी। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कारण तो कुछ भी हो सकता है, मशीनरी बार बार खराब हो रही थी, हो सकता है कि नहीं हो सकता, जिसकी वजह से नहीं बन पाए 12 लाख यूनिट, नहीं बिक पाए। बेटा क्या होना चाहिए इसका पॉसिबल करेक्टिव एक्शन? व्हाट शुड बी द पॉसिबल करेक्टिव एक्शन ऑफ दैट? बेटा देखो पॉसिबल करेक्टिव एक्शन हो सकता है रिपेयर कराओ मशीनरी को, और अगर रिपेयर पॉसिबल नहीं है तो नई मशीनरी खरीद लो, यानी कि रिप्लेसमेंट कर दो। ठीक है, समझ आई बात? कैसे करेक्टिव एक्शन आएंगे आपको ये लिखने होंगे, डेविएशन दिए होंगे। मैं एक बात और बोल देता हूं, ऑब्सोलीट मशीनरी। पहले तो बेटा इन दोनों में डिफरेंस समझना, डिफेक्टिव और ऑब्सोलीट में अंतर होता है। ऑब्सोलीट क्या होता है? टेक्नोलॉजी वाइज खराब हो गई, 10 साल पुरानी थी, 10 साल में टेक्नोलॉजी पता नहीं कितनी बदल गई, अब आप भी आज तक भी पुरानी मशीनरी को इस्तेमाल करे जा रहे हो। क्या करें? हाँ ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ढंग से लिखना इसको, बाय अ न्यू मशीनरी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, या रिप्लेस करो नई मशीनरी से जो नई टेक्नोलॉजी की हो। हमेशा टेक्नोलॉजी वर्ड जरूर आएगा जब ऑब्सोलीट वर्ड आएगा तो। ठीक है, मैं आपको बोलूं डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, व्हाट शुड बी द करेक्टिव एक्शन? डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, क्या होना चाहिए करेक्टिव एक्शन? सप्लायर को स्पेसिफिकेशन बताओ कि हमें किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, और अगर वो सप्लायर नहीं दे सकता तो चेंज योर सप्लायर। ठीक है, डिफेक्टिव, या छोड़ो मैं एक और ऐसे ही बोलता हूं आपको, पुअर वर्किंग कंडीशन। पुअर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है, जहां एम्प्लॉय काम करता है बेटा प्रॉपर रोशनी भी नहीं है।
ठीक है, लाइट्स भी प्रॉपर नहीं है, या बेटा आप उनको एटमॉस्फेयर ढंग का नहीं दे पा रहे हो, या बेटा वहां पर सनलाइट डायरेक्टली ढंग से नहीं आ पा रही है, या बेटा एसीज नहीं है, गर्मी में बहुत परेशान होते हैं एम्प्लॉय, काम ही नहीं कर पाते ढंग से, उनकी एफिशिएंसी खराब हो रही है। बेटा ऐसे केसेस में क्या करो, नहीं सिंपल सी बात, इंप्रूव योर वर्क, इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्क, सिंपल। मैं तो वर्किंग कंडीशन का मतलब समझा रहा था आपको कि क्या होता है। पुअर वर्किंग कंडीशन दिया है, करेक्टिव एक्शन क्या होना चाहिए, इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन। अब मैं ये बता नहीं सकता कि ये कितना आसान टॉपिक है, 3-3 नंबर में दे देते हैं आपको फ्री में, ये तो फ्री के नंबर है। अगर आपको डेविएशन दे दिया और करेक्टिव एक्शन बताना है तो मैं नहीं मानता इससे फ्री के नंबर कुछ हो सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात बाबू। अब 2 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं।